अशोक तिवारी, आपसे अयोध्या में आप मौजूद हैं लगातार। आज जो आरोपी जेल में बंद हैं उनसे पूछताछ करेगी पुलिस, जो कि इस मामले में जांच कर रही है। जेल में ही जाकर उनसे ये पूछताछ होगी। इससे पहले एक आरोपी से पूछताछ हो चुकी है कुछ घंटों। एक इस पर आपसे अपडेट चाहेंगे। दूसरा ये कि लगातार जिस तरह से विपक्ष हमलावर है इस पूरे मुद्दे को लेकर, अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले के बाद हिंदू माफ नहीं करेगा, क्योंकि अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ धाम में भी ये चोरी कांड सामने आ रहा है। अशोक तिवारी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अयोध्या में पिछले कई दिनों तक जब एसआईटी की टीम अयोध्या में मौजूद रही तो उस दौरान ट्रस्ट के बहुत सारे पदाधिकारियों और ट्रस्ट के कर्मचारियों से उनकी पूछताछ हुई है। इस बार जब दूसरे दौरे पर एसआईटी की टीम अयोध्या में आई थी तो 2 दिनों के दौरे के बाद वो वापस लखनऊ बैठ गई थी, लेकिन एसआईटी की टीम में कुछ अन्य लोग भी शामिल किए गए हैं, इस बात की जानकारी मिली है, जो लगातार अयोध्या में रहकर पूछताछ कर रहे हैं। अब जो बात आपने कही कि अविनाश शुक्ला को जिस अयोध्या पुलिस ने रिमांड पर लिया था 1 दिन के लिए, उस पूरे 1 दिन के दौरान बहुत सारे ऐसे साक्ष्य अयोध्या पुलिस के हाथ लगे हैं जो इस पूरी कड़ी को जोड़ने में उनकी मददगार साबित हो रहे हैं। तो अविनाश शुक्ला के पास से अयोध्या पुलिस को उसकी एक ब्रीजा गाड़ी बरामद हुई है। कुछ कैश के बारे में जानकारी अविनाश शुक्ला की तरफ से पुलिस को दी गई है। 1 दिन के रिमांड के दौरान जितनी पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा सकती थी उनसे की गई है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर अविनाश शुक्ला को ले जाकर के मौका मुआयना भी कराया गया है कि आखिरकार किस जगह पर पैसे को लेकर बातचीत होती थी, कहां पर पैसे को लेकर बंटवारा होता था और कैसे इस पैसे के बंटवारे में किसकी किसकी भूमिका होती थी। ऐसे बहुत सारे सवाल अयोध्या पुलिस ने अविनाश शुक्ला से किए हैं, जिसके जवाब उनके पास मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि अविनाश शुक्ला को ही दोबारा अयोध्या पुलिस की तरफ से दोबारा रिमांड पर लेने के लिए याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अयोध्या पुलिस को इस बात की पूरी आशंका है कि अविनाश शुक्ला ही वो मेन कड़ी है जिससे अगर पूछताछ कायदे से की जाएगी तो शायद ये जो पूरी कड़ियां हैं, चढ़ावा चोरी जिसको नाम दिया जा रहा है, शायद इसको उजागर किया जा सकेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कैश अविनाश शुक्ला के पास से बरामद किया गया था। दूसरी बात यह है कि जो जेल में तमाम सारे आरोपी बंद हैं उसमें कुछ आरोपियों से पूछताछ के लिए जो एंटी करप्शन कोर्ट है उसने इजाजत दे भी दी है और ऐसा माना जा रहा है कि आज या कल में अयोध्या की पुलिस जाकर के जेल के भीतर उन आरोपियों से पूछताछ कर सकती है। यानी कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ अविनाश शुक्ला से कोर्ट की में जो याचिका दायर की गई थी उसके आधार पर 1 दिन की रिमांड पुलिस को मिली थी, तो अविनाश शुक्ला से अयोध्या में पुलिस लाइन में अलग अलग जगहों पर ले जाकर के पुलिस ने पूछताछ की भी थी। लेकिन गिरफ्तारी के बाद अभी तक अविनाश शुक्ला के अलावा किसी से भी कोई पूछताछ अयोध्या पुलिस की तरफ से नहीं की गई है और यही कोशिश अयोध्या पुलिस की तरफ से की जा रही है कि कोर्ट ने जिस तरह की अनुमति दी है तो हो सकता है कि 5 लोगों से आज पूछताछ हो, कल पूछताछ हो, यानी जब भी पुलिस को कोर्ट की तरफ से कायदे से समय आवंटित किया जाएगा कि आप उससे पूछताछ कर सकते हैं तो उस दौरान वो जेल में जाएंगे और तो जो तमाम सारे 5 आरोपी हैं, जिसमें टिन्नू यादव है, जिसमें लवकुश मिश्रा है, जिसमें अनुकल्प है, ऐसे तमाम सारे लोग हैं, अविनाश शुक्ला हैं, उनसे पूछताछ अयोध्या पुलिस करने वाली है। लेकिन इस पूरी अगर घटनाक्रम को आप देखिए तो इसमें अभी तक जिन 8 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिन 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अविनाश शुक्ला की अभी तक पुलिस के हाथ लगी हुई है। टिन्नू यादव चूंकि ट्रस्ट के एक बड़े पदाधिकारी उनके खासम खास बताए जाते थे, उनकी भी कुछ संपत्तियों का विवरण अयोध्या पुलिस के हाथ लगा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, एसआईटी ने अपनी जांच के इस दूसरे दौर में जो जांच का दायरा बढ़ाया है उसमें ये डिटेल भी ट्रस्ट के पदाधिकारियों से मांगा गया है कि जिन जिन लोगों की पैसे की गिनती में ड्यूटी लगती थी उनकी संपत्ति का विवरण भी एसआईटी ने उपलब्ध कराने के लिए कहा है ट्रस्ट के पदाधिकारियों से कि वो उनकी संपत्ति का विवरण उपलब्ध कराएं। ठीक इसी तरह से जितने 8 लोग जेल में बंद हैं, इन 8 लोगों की पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह की आय रही है और जिस तरह की उनकी संपत्तियां निर्मित की गई हैं उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, इसको लेकर भी जांच अयोध्या पुलिस की तरफ से की जा रही है कि आखिरकार अचानक इतना बड़ा मकान किसी का कैसे सामने आ गया, किसी के पास बड़ी गाड़ी कैसे सामने आ गई, किसी के पास बड़ी मात्रा में कैश कैसे बरामद हो गया। ठीक है, ये तो छोटे लोग हैं, लेकिन सवाल इसको लेकर चंदा चोरी पर जो चुप्पी का प्रयोग हो रहा है, आखिर बड़े लोग किससे डर रहे हैं? क्योंकि अब करीब करीब 1 महीना होने को है। कल 6 तारीख है, कल 6 तारीख को ट्रस्ट की बैठक होनी है और वो जो वीडियो हालांकि आया बाद में था, लेकिन वो 5 जून का जो वीडियो था उसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक आरोपी जो अब पुलिस की गिरफ्त में है, वहां पर एक पुलिस जवान है, हाथ में बैग है, उसको लेकर पुलिस जा रही है। 7 जून को यह मामला पवन पांडे पूर्व विधायक की तरफ से उठाया गया था। 8 जून से अखिलेश यादव हमलावर हुए थे, लेकिन वो 5 जून आज वो 1 महीना हो चुका है इस बारे में।
देखिए इतना जरूर है, यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लगातार समूचे विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि आखिरकार ट्रस्ट के छोटे पदाधिकारियों को ही का नाम एफआईआर में क्यों शामिल किया गया। ट्रस्ट के जो बड़े पदाधिकारी थे जिसमें चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं या गोपाल राव है, ऐसे लोगों की भूमिका अगर संदिग्ध है तो एफआईआर में उनका नाम क्यों पंजीकृत नहीं किया गया। ये सवाल लगातार विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि जिस दिन से ये पूरा प्रकरण सामने आया है, जिस दिन से ट्रस्ट ने सरकार से अनुरोध किया कि एसआईटी का गठन करा करके आप इस पूरे मामले की जांच करवा लीजिए, और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद जब प्राथमिक रिपोर्ट जो आई थी उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, उसके बाद से ही आप देखिए कि बहुत ज्यादा दबाव ट्रस्ट के पदाधिकारियों के ऊपर देखा जा रहा है। ट्रस्ट का कोई भी पदाधिकारी, सबसे पहले शुरुआती दौर में जब ये पूरा प्रकरण सामने आया था तो चंपत राय जी ने अपना एक वीडियो जारी किया था और ये कहा था कि एक सामान्य प्रक्रिया है पैसे के चढ़ावे की, गिनती की, बैंक में जमा करने की, ऐसा कोई बहुत बड़ा मामला प्रतीत नहीं होता है। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक गोपाल राव का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो कह रहे थे कि अब ट्रस्ट के पदाधिकारियों का इस्तीफा लगता है लेकर ही मानेगी मीडिया, इस तरह का आरोप उन्होंने लगाया था। हालांकि वो बयान हंसते हंसते दिया गया था, लेकिन उसके बाद से ट्रस्ट का कोई भी पदाधिकारी इस मामले में खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। वो लगातार मीडिया से दूरी बना रहा है और यही सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में इस वक्त, जिसको लेकर विपक्ष सरकार की घेरेबंदी भी कर रहा है कि आखिरकार जो बड़े लोग हैं उनको क्यों बचाया जा रहा है, सिर्फ छोटे लोगों को क्यों फंसाया जा रहा है। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात अभी आपने उठाई थी कि क्या हिंदुत्व के पिच पर उत्तर प्रदेश में 27 की तैयारी की जा रही है, तो ये बिल्कुल तय है कि ये वही अयोध्या है जिसको बड़ा मुद्दा बनाकर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में सियासत की। हमेशा से अयोध्या और राम मंदिर जो रहा है वो बीजेपी के एजेंडे में रहा है। उसने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा था कि आपको ध्यान होगा कि कानूनी दायरे में रहते हुए वो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे। तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और इसी मुद्दे पर विपक्ष यानी कि हिंदुत्व के पिच पर बीजेपी की घेरेबंदी की कोशिश करने की पूरी तैयारी विपक्ष की तरफ से की जा रही है। अखिलेश यादव लगातार राम मंदिर को लेकर वीडियो ट्वीट कर रहे हैं, तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राम भक्तों का अपमान हो गया है,